नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अनकही। मैं हूं ऋचा अमृत। सबसे पहले दिन की 3 बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर की मदद से वोट चोरी की जा रही है। हमें चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। इस देश के युवाओं को ये दिखाने और स्थापित करने में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली की जा रही है। पीएम मोदी ने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर दी। पीएम मोदी ने नेपाल में हुई जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति और स्थिरता बहाल करने के सुशीला कार्की के प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि भी की। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से नंदानगर इलाके में 6 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। अचानक बादल फटने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है और गांव के लोग भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। आज खबरें अनकही में बात उस आतंकी संगठन की जिसकी तबाही का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में किया है। जिस तबाही को छुपाने और नकारने में लगा था पाकिस्तान, उसे एक आतंकी ने ही बयां कर दिया। आज बहुत जरूरी बात होगी उस जानलेवा अमीबा की जो इस साल ही अब तक केरल में 19 जाने ले चुका है। क्या है अमीबा, क्यों है ये जानलेवा, शरीर के किस हिस्से पर हमला करता है और क्या है इलाज, सारी बातें होंगी। साथ ही आज आपको बताऊंगी कि वो कौन सा देश है जहां महिलाएं अपना कद कम करवाने के लिए पैर की सर्जरी करवाती हैं। दूसरे देशों से भी महिलाएं यहां जाती हैं क्योंकि यहां ये सर्जरी सस्ती है। लेकिन खतरा, दर्द, बात करेंगे इस पर। साथ ही बताऊंगी आपको उस देश के बारे में जिसने एक एआई मंत्री की नियुक्ति की है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि पिक्सल और कोड से बनी एक वर्चुअल कृत्रिम मंत्री है। इस एआई मंत्री का नाम है डिएला। इसके अलावा बात होगी ईवीएम बैलेट पेपर में होने वाले कुछ बड़े बदलावों के बारे में। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनको दुनिया भर से बधाई संदेश आए, लेकिन इस मौके पर उन्होंने एक संदेश दिया। संदेश पाकिस्तान को, वही पाकिस्तान जिसने आतंकियों को पाला, उन्हें अपनी जमीन दी, वही पाकिस्तान जिसने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को अपने घर में पनाह दी हुई है, वही पाकिस्तान जो पहलगाम हमले का जिम्मेदार है और न जाने कितने हमलों का। अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके उनके ठिकानों को उजाड़ दिया। हमारे जवानों ने पल भर में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और आपने देखा कि एक पाकिस्तानी आतंकी खुद रो रो कर कबूल कर रहा है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी अपने भाषण में जिस पाकिस्तानी आतंकी का जिक्र कर रहे थे उसका नाम है मसूद इलियास कश्मीरी। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने हाल ही में एक वीडियो संदेश जारी किया। उसमें उसने कहा कि 7 मई को भारत के बहावलपुर पर हमले में मौलाना मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके मुताबिक ये हमला भारत के ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था। 7 मई की रात को मसूद परिवार के लोग बहावलपुर में सो रहे थे। भारत ने ऐसी स्ट्राइक की कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग इस स्ट्राइक में मारे गए थे। हालांकि मसूद बच गया था। बाद में मसूद अजहर ने कहा कि अच्छा होता कि इस हमले में मैं भी मारा जाता। जिस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर बदला ले रही है, मसूद की यह ख्वाहिश भी शायद जल्द पूरी हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही मसूद अजहर अंडरग्राउंड है। सोचिए, जो आतंकवादी सालों से भारत के खिलाफ जहरीले भड़काऊ भाषण देता था, आज वही रोकर कह रहा है कि अजहर का पूरा कुनबा
बहावलपुर में भारत की स्ट्राइक में मारा गया। 56 साल का मसूद अजहर इस वक्त भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। हालांकि अप्रैल 2019 के बाद से उसे सार्वजनिक तौर पर देखा नहीं गया है। ऐसा माना जाता है कि मसूद अजहर बहावलपुर में किसी सुरक्षित जगह पर छिपा हुआ है और अपनी आतंकी गतिविधियां चला रहा है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के बहावलपुर में अल्लाह बख्श शब्बीर नाम के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के घर पैदा हुए मसूद अजहर ने अपनी पढ़ाई लिखाई मदरसे में की। परिवार मुर्गी पालन का काम करता था, लेकिन मसूद के मंसूबे बहुत खतरनाक थे। महज 20 साल की उम्र में ही वो हरकत उल मुजाहिदीन नाम के एक आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। हालांकि शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण उसे संगठन में जिहादी ट्रेनिंग नहीं दी गई। कश्मीर को आजाद कराने के अपने नापाक मंसूबों के तहत मसूद अजहर 1994 में श्रीनगर आया। यहां जब वो हरकत उल अंसार के कमांडर सज्जाद अफगानी के साथ एक खुफिया मीटिंग कर रहा था तो सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोनों आतंकियों को जम्मू की एक जेल में भेज दिया गया, लेकिन यहां भी अजहर ने दूसरे कैदियों को भारत के खिलाफ भड़काना जारी रखा। जून 1999 में सज्जाद अफगानी और कुछ दूसरे कैदियों ने अजहर के साथ मिलकर एक सुरंग खोदी और भागने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इनकी ये कोशिश भी नाकाम कर दी और अफगानी मारा गया। मसूद अजहर जेल से भागने में तो नाकाम रहा, पर बाहर आने के लिए उसे बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 24 दिसंबर 1999 को 5 आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया। ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। विमान के पायलट कैप्टन देवी शरण को विमान को लाहौर ले जाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी। विमान में ईंधन कम होने के कारण उसे अमृतसर में लैंड कराया गया। इसके बाद विमान को कई जगहों पर ले जाया गया और आखिर में तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान के कांधार में उतार लिया गया। आतंकियों ने भारत की जेल में बंद अपने 3 साथियों अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक जरगर और मसूद अजहर को रिहा करने की मांग की। विमान में मौजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार को मजबूरन इन आतंकियों को रिहा करना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान का अपहरण करने वाले आतंकियों में एक मसूद अजहर का भाई इब्राहिम भी था। इनका असली मकसद मसूद अजहर को ही रिहा कराना था। कैद से छूटते ही अजहर ने फिर से भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए भाषण देना शुरू कर दिया। मार्च 2000 में अजहर ने अपने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की स्थापना की, जिसने भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया। अक्टूबर 2001 में जैश के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी को जम्मू कश्मीर विधानसभा के गेट पर उड़ा दिया। इसके बाद 2 आतंकी विधानसभा में घुस गए और अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। इस हमले में 38 लोग मारे गए थे। इस घटना को 2 महीने भी नहीं बीते कि मसूद ने फिर से भारत पर आतंकी हमला कराया। 13 दिसंबर 2001 को जैश के 5 आतंकवादियों ने भारतीय संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई और सदन में घुसने की कोशिश की। इस हमले में 7 लोग मारे गए। भारतीय एजेंसियों को अपनी तफ्तीश में पता चला कि इस हमले की साजिश अजहर के आतंकी संगठन ने एक दूसरे पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद के लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर रची थी। भारत की संसद पर किए गए इस हमले का दुनिया भर में काफी बड़ा असर दिखाई दिया। पाकिस्तान को मजबूरी में अजहर के संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे नजरबंद करना पड़ा। हालांकि 1 साल बाद ही उसे रिहा कर दिया गया। साल 2006 में श्रीनगर में एक आतंकी हमला हुआ और इसके बाद मसूद अजहर का संगठन खबरों से गायब हो गया। हालांकि वो अपने भाषणों से भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। 2016 में जैश के आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमला किया। इस हमले में 6 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। उसी साल भारतीय पुलिस की वर्दी पहनकर जैश के आतंकियों ने जम्मू के पास नगरोटा इलाके में भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया। इस हमले में एक अधिकारी सहित 4 सैनिक शहीद हुए। साल 2016 में ही जैश के 4 आतंकवादियों ने LOC के पास उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया और 17 ग्रेनेड फेंके। हमले में सेना के 17 जवान शहीद हुए। जैश का आतंक यही नहीं थमा। 14 फरवरी 2019 को जैश के एक फिदायीन हमलावर ने RDX से भरी गाड़ी को पुलवामा के लेथपोरा में CRPF के काफिले की एक बस से भिड़ा दिया। हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। इस हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के बालाकोट में जैश के एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर गोलाबारी की और उसे तबाह कर दिया। मई 2019 में मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी घोषित कर दिया।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी एक बार कबूल किया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में हमले करने के लिए जैश का इस्तेमाल किया था। आज मसूद अजहर पाकिस्तान में छुपा है, लेकिन उसके करीबी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पिछले ही साल मसूद अजहर के रिश्तेदार को पेशावर में किसी ने गोली मार दी। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में कई आतंकियों को अनजान शूटर्स निशाना बना रहे हैं। इस वजह से मसूद अजहर सुरक्षा घेरे से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। देर सवेर पाकिस्तान इस बात को समझ ले कि मसूद अजहर जैसे आतंकी चाहे बंकर में छुप जाएं या आईएसआई के महलों में, उनका अंजाम सिर्फ मौत है। भारत अपनी जमीन पर हुए हर आतंकी हमले का बदला लेगा, आज नहीं तो कल। सोचिए, गर्मियों की दोपहर, बच्चे तालाब में कूद रहे हैं, कोई झील किनारे पिकनिक मना रहा है और किसी का शौक है वाटरफॉल में नहाने का। सब कुछ नॉर्मल सा लगता है ना, लेकिन इसी पानी में छुपा हो सकता है एक ऐसा सूक्ष्म जीव जो आपका दिमाग खाता है। इसको कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसका नाम सुनकर ही डर लग सकता है। केरल में इस साल ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि आज मैं इस बहुत ही जरूरी खबर पर आपसे बात कर रही हूं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, समझाना है, ताकि आप सतर्क रहें और इससे बचाव कर सकें। इस सूक्ष्म जीव का साइंटिफिक नाम नेग्लेरिया फाउलेरी है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा या दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। केरल में इस साल अब तक अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस के करीब 69 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 19 की मौत हो गई है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। वहां की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि पहले कोझिकोड और मल्लापुरम के कुछ इलाकों से ही इस बीमारी की खबरें आ रही थी, लेकिन इस साल पूरे राज्य में ये फैल रही है और हर जगह से छुटपुट खबरें आ रही हैं। 3 महीने से 91 साल तक की उम्र के मरीज इसमें शामिल हैं। नेग्लेरिया फाउलेरी एक फ्री लिविंग अमीबा है जो आमतौर पर गर्म, रुके हुए, मीठे पानी में पनपता है, जैसे तालाब, झील, नदियां, हॉट स्प्रिंग्स और ठीक से मेंटेन ना किए गए स्विमिंग पूल्स। ये जीव शरीर में मुंह के रास्ते नहीं बल्कि नाक के जरिए जाता है। नाक से ऑल्फैक्टरी नर्व के रास्ते दिमाग तक पहुंचकर ब्रेन टिश्यू को डैमेज करता है। इस बीमारी की वजह से मरीज को दौरे पड़ते हैं, पैरालिसिस हो जाता है और जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसे PAM यानी प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस कहते हैं। सबसे अहम बात, ये बीमारी पीने के पानी से नहीं होती और व्यक्ति से व्यक्ति नहीं फैलती। खतरा तब होता है जब दूषित गर्म मीठा पानी नाक से घुस जाए, जैसे तैरते वक्त, डाइव लगाते समय या झील तालाब में नहाते हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक लक्षण आमतौर पर एक्सपोजर से 1 से 12 दिनों में दिखने शुरू होते हैं, औसतन करीब 5 दिन में। शुरुआत में तेज सिर दर्द होता है, फिर बुखार आता है, मतली और उल्टी। जब बीमारी तेजी पकड़ती है तब गर्दन में अकड़न होती है, दौरे पड़ते हैं, बेहोशी या मानसिक भ्रम होने लगता है और कोमा तक की स्थिति बन जाती है। कई मामलों में शुरुआत इतनी सामान्य लगती है कि सही डायग्नोसिस में देरी हो जाती है और इस देरी से जान का खतरा बढ़ जाता है। दुनिया भर में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस से मृत्यु दर बहुत ज्यादा है और इलाज के बावजूद 97% से ज्यादा मौतों की रिपोर्ट्स मिलती हैं। मरीज अक्सर लक्षण शुरू होने के 3 से 7 दिन में ही दम तोड़ देते हैं। हालांकि केरल का स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है कि समय पर पहचान और मिल्टेफोसिन नाम की दवा के इस्तेमाल से राज्य में सर्वाइवल रेट ग्लोबल एवरेज से बेहतर दिख रहा है, पर फिर भी रिस्क तो बनी हुई है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अगर तेज सरदर्द या बुखार आए तो देरी ना करें और फौरन इसे इमरजेंसी में रिपोर्ट करें। इस इन्फेक्शन का इलाज बेहद मुश्किल है, इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा और इकलौता उपाय है। नाक बंद करके तैरें। गर्म मीठे पानी वाली झीलों, तालाबों या नदियों में तैरते समय नोज क्लिप का इस्तेमाल करें। यह पानी को नाक में जाने से रोकेगा। सिर को तैरते समय पानी के ऊपर रखें। तैरते या नहाते समय पानी के अंदर गोता लगाने या डुबकी लगाने से बचें, खासकर उन जगहों पर जहां पानी गर्म और स्थिर हो। अपनी नाक धोने के लिए केवल उबला हुआ फिल्टर्ड या स्टरलाइज्ड पानी का ही इस्तेमाल करें। स्विमिंग पूल की साफ सफाई पर ध्यान रखें। अगर आप किसी ऐसे पूल में तैरने जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि पानी ठीक से क्लोरिनेटेड नहीं है, फिल्टर्ड नहीं है या पूल मेंटेन्ड नहीं है, तो वहां ना जाएं। जागरूक रहें। उन वाटर सोर्सेज में तैरने से बचें जो गर्म मौसम में गर्म, उथले और स्थिर हैं,
जहां पानी की गुणवत्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंग्रेजी की कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ब्रेन ईटिंग अमीबा से बचने के लिए जागरूकता, सही जानकारी, वक्त रहते टेस्टिंग और इलाज, ये सब जरूरी है। अगर आप केरल में रहते हैं तो सचेत और सतर्क रहिए, और अगर केरल घूमने जाने का कोई प्लान है तो ध्यान रखिए कि आप कोई लापरवाही ना करें ताकि सुरक्षित वापस आ सकें। अपनी हाइट बढ़ाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। लंबाई बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि कोई अपना कद छोटा करवाना चाहे? मैंने तो कभी नहीं सुना था, और जब मैंने सुना तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे तो आज तक ये लगता है कि काश मैं थोड़ी और लंबी होती। सच कहूं तो लंबी लड़कियों को देखकर बहुत अच्छा भी लगता है और थोड़ी सी जलन भी होती है, लेकिन इंसानी फितरत ही ऐसी है कि कोई भी खुद से खुश नहीं है। दुनिया में ऐसी लंबी लड़कियां भी हैं जिन्हें अपने लंबे कद से समस्या है, और वो अपनी हाइट कम करवाने के लिए बेहद खतरनाक सर्जरी तक का सहारा ले रही हैं। ये सब हो रहा है टर्की में। इसे लेग शॉर्टनिंग सर्जरी या हाइट रिडक्शन सर्जरी कहा जाता है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। अब आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे कि आखिर ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई जो महिलाएं अपनी लंबाई कम करवा रही हैं? तो इसके कई कारण हैं। सामाजिक अनुसंधान और डेटिंग सर्वे बताते हैं कि पुरुष अक्सर अपनी से छोटी कद की महिलाओं को पसंद करते हैं। इससे लंबे कद की महिलाओं पर दबाव बनता है। लंबी महिलाओं को अक्सर सोसाइटी में खुद को अजीब महसूस होता है। उन्हें लगता है कि वो दूसरों से अलग हैं, जबकि कई महिलाओं को लगता है कि उनका शारीरिक रूप उनकी मेंटल सेल्फ इमेज से मेल नहीं खाता। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है कैंसर का खतरा। रिसर्च से पता चला है कि औसत ऊंचाई से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर के लिए महिलाओं में कैंसर का खतरा 18% बढ़ जाता है। लंबाई कम करवाने के तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सर्जरी इतनी आसान भी नहीं है। हाइट रिडक्शन सर्जरी एक जटिल ऑर्थोपेडिक प्रक्रिया है, जिसमें डॉक्टर पैर की हड्डी फीमर को काटकर उसका एक हिस्सा निकाल देते हैं। इसके बाद बची हुई हड्डी के टुकड़ों को मेटल रॉड्स या प्लेट्स और स्क्रू की मदद से जोड़ दिया जाता है। डॉक्टर दावा करते हैं कि जांघ की हड्डी से 5.5 सेंटीमीटर तक और पिंडली से 3 सेंटीमीटर तक कद कम किया जा सकता है। इस सर्जरी में 2 से 4 घंटे का वक्त लगता है। इसके बाद करीब 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। पूरी रिकवरी में 6 से 12 महीने तक का समय लग सकता है। इस दौरान हफ्ते में 4 से 5 बार फिजियोथेरेपी भी करवानी पड़ती है, जबकि कई महीनों तक व्हीलचेयर का सहारा भी लेना पड़ सकता है। जितनी मुश्किल सर्जरी है, उतना ही ज्यादा इसके बाद का जोखिम है। डॉक्टर्स कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर कटी हुई हड्डी सही तरीके से नहीं जुड़ सकती। इसलिए सर्जरी की जगह पर या फिक्सेटर पिन के आसपास संक्रमण का खतरा हो सकता है। नसों और खून की नलियों में नुकसान हो सकता है, जिससे सुन्नपन या स्थायी नुकसान हो सकता है। घुटने और टखने के जोड़ों में स्थायी अकड़न हो सकती है। लंबे समय तक दर्द और कुछ मामलों में स्थायी विकलांगता भी हो सकती है। ऐसे में दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। इस सब के बावजूद महिलाएं ये सर्जरी करवाने के लिए टर्की पहुंच रही हैं। अमेरिका से इस्तांबुल पहुंची 29 साल की सारा विलियम्स ने अपना कद 3.8 सेंटीमीटर कम कराया है। उनका कहना है कि मैं अपने शरीर में सहज महसूस करना चाहती थी। शुरुआती दिन चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन मेडिकल टीम और अन्य मरीजों का सहारा बहुत मददगार था। हर हफ्ते मुझे रियल प्रोग्रेस दिखी, न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी। वहीं बहुत से केस ऐसे भी मिलते हैं जहां इस सर्जरी ने लोगों को जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया। अब एक सवाल उठता है कि आखिर अमेरिकी महिलाएं टर्की में ही सर्जरी क्यों करवा रही हैं? तो इसकी वजह है सर्जरी का खर्च, जो दूसरे देशों की तुलना में बेहद कम है। टर्की में सर्जरी का पूरा पैकेज है, जैसे ठहरना, खाना पीना और सर्जरी। उस सब का खर्च मिलाकर 16 से 28 लाख रुपए के बीच आता है, जबकि इंग्लैंड में 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। इसके अलावा होटल, खाना, ट्रैवल और देखभाल का खर्च अलग। वहीं टर्की के क्लिनिक्स इस सर्जरी प्रक्रिया को और आकर्षक बनाने के लिए कंप्लीट पैकेज भी ऑफर करते हैं, जिसमें शहर के टूर, रेस्टोरेंट, डिनर और नाव की सवारी भी शामिल होती है। इन ऑफर्स को देखने के बाद ज्यादातर लोग टर्की का ही रुख करते हैं। टर्की के क्लिनिक्स में होने वाली हाइट रिडक्शन सर्जरी की सफलता दर के बारे में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत कम की जाने वाली सर्जरी है। इसको लेकर ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने चेतावनी दी है कि कुछ इंच के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बेहद खतरनाक हो सकता है।
आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक तरफ महिलाएं कद कम करने के लिए पैसे खर्च कर रही हैं और जान जोखिम में डाल रही हैं, दूसरी तरफ पुरुष लंबाई बढ़ाने के लिए ऐसी ही खतरनाक सर्जरी करा रहे हैं। किसी और दिन मैं इस पर भी विस्तार से आपसे बात करूंगी। लेकिन दुखद है ये देखना कि कोई अपने चेहरे से खुश नहीं, कोई अपने कद से खुश नहीं, कोई अपने शरीर की बनावट से खुश नहीं, और इन सब के नाखुश होने से कॉस्मेटिक सर्जरीज का बाजार बहुत खुश है। आपको बताया जाता है कि आप गोरे हो सकते हैं, चेहरे की झुर्रियों को मिटा सकते हैं, लंबाई कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन काश कि हम ये समझ पाते कि असली खुशी किसी एक ढंग के दिखने में नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने में है। और अब बात एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तक एआई से तस्वीरें बनाई गई, वीडियोस बनाए गए, इसको जानकारी देने वाला, रिसर्च करने वाला सोर्स बनाया गया। लेकिन पहली बार एआई को मंत्री बनाया गया है। सुनकर चौंकने वाली बात है ना, पर यह 100% सच है। और ऐसा करने वाला अल्बानिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके पास एक एआई मंत्री है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि पिक्सल और कोड से बनी एक वर्चुअल मंत्री है जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक काम करती है। इसे बनाया क्यों गया है और ये क्या क्या काम करेगी, चलिए इस पर बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा है, लेकिन एआई की एंट्री अब सरकार और राजनीति में भी हो चुकी है। अल्बानिया में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त की गई है जिसका नाम है डिएला। ये इंसान नहीं बल्कि वर्चुअल असिस्टेंट है जिसे प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। डिएला की जिम्मेदारी है सरकारी टेंडर और ठेकों में लंबे समय से फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि अब से सभी सरकारी टेंडर डिएला की निगरानी में होंगे, जहां ना तो पक्षपात की जगह होगी, ना ही रिश्वतखोरी या राजनीतिक दबाव की। है ना बढ़िया बात। डिएला के नाम का अल्बानियाई भाषा में मतलब होता है सूरज। इसे महिला की इमेज में पेश किया गया है जो ट्रेडिशनल अल्बानियाई ड्रेस पहने हुए दिखाई देती है। जनवरी 2025 में ये पहली बार आम लोगों के लिए ई अल्बानिया पोर्टल पर डिजिटल असिस्टेंट के रूप में सामने आई थी। तब से अब तक इसने 36,000 से ज्यादा डिजिटल दस्तावेज जारी किए हैं और 1000 से ज्यादा सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाई हैं। आज अल्बानिया की लगभग 95% सरकारी सेवाएं इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन मौजूद हैं, जिससे देश डिजिटल प्रशासन में अपने क्षेत्र का लीडर बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिएला अपने सारे फैसले ऑटोमेटेड स्टैंडर्ड्स और डेटा विश्लेषण के आधार पर लेती है। इसमें ना किसी की सिफारिश चलती है, ना डर काम करता है। यही वजह है कि सरकार को उम्मीद है कि टेंडर प्रक्रिया में अब पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी आएगी और भ्रष्टाचार की जड़ें कमजोर होंगी। अल्बानिया साउथ ईस्ट यूरोप का एक छोटा सा देश है, साइज में भारत से 114 गुना छोटा। इसका इतिहास भ्रष्टाचार से जुड़े विवादों से भरा रहा है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग और हथियार तस्करी नेटवर्क्स ने सरकारी ठेके हासिल करने के लिए रिश्वत का सहारा लिया। यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के लिए अल्बानिया को 2030 तक ये साबित करना होगा कि उसका प्रशासन पारदर्शी और करप्शन फ्री है। मई 2025 के चुनावों में बहुमत पाने के बाद प्रधानमंत्री रामा अब डिजिटल तकनीक की मदद से देश की छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मंत्री के रूप में डिएला सीधे तौर पर सभी टेंडर प्रस्तावों की जांच करेगी और कॉन्ट्रैक्ट्स पर आखिरी फैसला लेगी। माना जा रहा है कि इससे नौकरशाही में रिश्वतखोरी और राजनीतिक दबाव में दिए जाने वाले ठेके काफी हद तक खत्म हो सकते हैं। हालांकि एक सवाल अभी बाकी है कि क्या डिएला के फैसलों पर कोई मानवीय निगरानी होगी या सब कुछ पूरी तरह एआई के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि सुरक्षा की अनदेखी की गई तो ये सिस्टम हैक या मैनिपुलेशन का शिकार भी हो सकता है। वहीं जनता की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांतिकारी कदम मानते हैं तो कुछ व्यंग में कहते हैं कि अल्बानिया में डिएला भी भ्रष्ट हो जाएगी और दोष उसी पर डाल दिया जाएगा। दुनिया के कई देश सरकारी कामकाज में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसे सत्ता के इतने करीब लाने का साहस अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। एस्टोनिया में 130 से अधिक सेवाएं एआई की मदद से चलती हैं और संयुक्त अरब अमीरात ने 2017 में एआई नीति के लिए एक मंत्री नियुक्त किया था। पर अल्बानिया का यह प्रयोग बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रशासनिक प्रक्रिया को पहली बार पूरी तरह एआई के हाथों में सौंप दिया गया है। अब सबकी निगाहें डिएला पर टिकी हैं। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो संभव है कि आने वाले कुछ सालों में और देश भी ऐसे ही कदम उठाएं।
वैसे भ्रष्टाचार तो भारत की भी एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या है, लेकिन क्या ऐसी कोई पहल भारत में भ्रष्टाचार रोक सकती है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अल्बानिया ने जो कदम उठाया है उसकी सफलता या असफलता ये तय करेगी कि कुछ और छोटे देश एआई को मंत्री जैसी जिम्मेदारी देते हैं या नहीं। वैसे इंसानों से ज्यादा भरोसा मशीनों पर होना इंसानों के लिए अच्छी बात नहीं है। और अब खबर बिहार से। बिहार में आने वाले कुछ हफ्तों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। चुनाव आयोग इस बार बिहार से एक नए प्रयोग की शुरुआत करने जा रहा है। चुनाव आयोग ने रूल 49B के तहत ईवीएम बैलेट पेपर की डिजाइन, प्रिंटिंग गाइडलाइन रिवाइज कर दी है, ताकि मतपत्र ज्यादा साफ और पढ़ने लायक हो सके। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होगी और फिर आगे रोल आउट होगा दूसरे राज्यों में। अब ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की कलर फोटो छपेगी, जो कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक पहली बार ईवीएम बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की कलर फोटो होगी। साथ ही तस्वीर में प्रत्याशी का चेहरा फोटो के 3/4 हिस्से में दिखेगा, ताकि मतदाता आसानी से पहचान कर सकें और ये तय कर सकें कि पिछले 5 साल में उन्होंने इस चेहरे को अपने इलाके में कुछ काम करते देखा या नहीं। इसके अलावा प्रत्याशियों और नोटा के सीरियल नंबर अंकों में बड़े और बोल्ड फॉन्ट में लिखे जाएंगे। सभी प्रत्याशियों के नाम और नोटा एक ही तरह के फॉन्ट और एक ही साइज में छापे जाएंगे, ताकि किसी तरह की असमानता न हो। चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया है। अब ये 70 GSM पर प्रिंट होगा और विधानसभा चुनावों के लिए गुलाबी रंग के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मानकीकरण और विजुअल गाइडेंस बेहतर हो। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए पिछले 6 महीनों में 28 नए कदम उठाए हैं। ये बदलाव उसी का हिस्सा है। चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईसीआई ने जो पहल की है उनके बारे में बात करते हैं। देश भर में राष्ट्रीय और राज्य की पार्टियों के शीर्ष नेताओं के साथ करीब 20 बार बैठक की गई। 7,000 से ज्यादा BLO और पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी के BLAs को मतदाता सूची तैयार करना सिखाया। बिहार पुलिस के अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। बायोमेट्रिक्स, ई-ऑफिस, IIDEM जैसे इंटरनल सिस्टम को सुधारा। ECI नेट डिजिटल पोर्टल जारी किया, जिसमें 40 से ज्यादा ऐप्स और वेबसाइट्स एक ही जगह मिलेंगी। हर 2 घंटे में रियल टाइम टर्नआउट ECI नेट पोर्टल पर अपडेट होगा। पोर्टल पर मृत्यु पंजीकरण डेटा भी जोड़ा जाएगा और BLO समय समय पर इसकी जानकारी लेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 476 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पहचाना और उनमें से 333 को हटाया। फॉर्म 17C और EVM का डेटा न मिलने पर वीवीपैट की गिनती अनिवार्य होगी। पोलिंग स्टेशंस के बाहर काउंटर पर मोबाइल जमा कराने की सुविधा होगी। मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1200 मतदाता की सीमा लागू की गई है। EVM के बैलेट पेपर में भी बदलाव किए गए हैं। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट डालते समय सामने जो सूची दिखती है, वही सूची उस मशीन की बैलेट पेपर स्क्रीन या स्लिप होती है। इस बैलेट पेपर पर हर उम्मीदवार की एंट्री के सामने एक बटन रहता है। मतदाता उसी बटन को दबाकर अपना वोट दर्ज करता है। कई जगहों पर इसे और साफ बनाने के लिए उम्मीदवारों की फोटो भी छापी जाती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, अब वो कलर्ड होगी। हाल के दिनों में बिहार में वोटर लिस्ट का SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ। वो भी चुनाव आयोग के नए कदमों का हिस्सा है, जिस पर अभी तक बहुत बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया को जरूरी बताया, लेकिन विपक्ष इसे वोट चोरी की साजिश बता रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जिस पर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश जारी किए। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो वो बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR पर कोई आंशिक राय देने से इनकार कर दिया और साफ किया कि उसका अंतिम फैसला पूरे भारत में प्रभावी होगा। चुनाव आयोग वैसे तो बहुत सारे प्रयोग कर रहा है, लेकिन हर चुनाव के बाद ये देखा गया है कि अगर विपक्ष की हार होती है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर और EVM पर सवाल उठते हैं। क्या ये जो सारे बदलाव किए जा रहे हैं उन सवालों को रोक पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। तो आज खबरें अनकही में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताऊं कि आज हास्य कवि और व्यंग्यकार काका हाथरसी का जन्मदिन है। काका हाथरसी कवि सम्मेलनों के एक चर्चित नाम थे और दूर दूर से लोग उनकी कविताएं सुनने आया करते थे।
भारत सरकार ने 1985 में काका जी को पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। उनकी लिखी कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूं। दिन दिन बढ़ता जा रहा काले धन का जोर, डार डार सरकार है पात पात कर चोर। नहीं सफल होने दें कोई युक्ति चचा ईमान की, जय बोलो बेईमान की। चेक कैश कर बैंक से लाया ठेकेदार, आज बनाया पुल नया कल पड़ गई दरार। बाकी झांकी कर लो काकी 5 ईयर प्लान की, जय बोलो बेईमान की। वेतन लेने को खड़े प्रोफेसर जगदीश, 600 पर दस्तखत किए मिले 420। मन ही मन कर रहे कल्पना शेष रकम के दान की, जय बोलो बेईमान की।